सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है, जिसकी वजह से भारी नुकसान भी हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत कर्णप्रयाग के पास सिवाई में बन रही निर्माणाधीन रेलवे टनल के बाहर सुरक्षा के लिए बनी दीवार भू धसाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही टनल के ऊपर से गुजरने वाली कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग का 15 मीटर हिस्सा भी धंस चुका है, जिसके कारण कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग बंद है और मोटर मार्ग के बंद होने से 13 गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कट गया है। रात जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देखो ये कैसे आ गया है पूरा। ये देखो, ये सामने वाला भी आएगा अभी, और ये देखो ये ऊपर से पूरा रोड जो आया है, और साथ के साथ अभी ये पूरा ही आने वाला है। यहाँ से लेके आते पूरा 100-150 मीटर तक का इलाका जो है ये पूरा खत्म होने वाला है। ये है DBL कंपनी, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, जो यहाँ कार्य कर रही है रेलवे प्रोजेक्ट का उत्तराखंड में। ये कर्णप्रयाग के सिवाई गांव में एक गांव है सिवाई। ये है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ये DBL। ये देखो क्या हाल हो रहा है, बताओ। अब ये बताओ कि ये कैसा विकास है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी भी पूरा यार, और ये देखो फेस पर क्या हाल है। और ये मुझे तो लग रहा है कि ठीक 2-3 दिन और बारिश होगी, ये टनल भी बहेगी, पूरी टनल ही बैठने वाली है। ये बताओ, देखो फिर ये यहाँ विकास की और सेफ्टी की बातें करते हैं, बताओ। नीरज कंडारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि जो वीडियो ये वायरल हो रहा है, जिसमें टनल से सटी हुई दीवार धंस रही है, करीब 15 मीटर की ये दीवार है जो धंस चुकी है और एक बहुत बड़ी एक ये संकेत दे रहा है। जी पूजा, देखिए जिस तरह से चमोली जिले में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं में जो बद्रीनाथ कर्णप्रयाग बद्रीनाथ ऋषिकेश रेलवे लाइन का जो केंद्र सरकार की जो परियोजना है, महत्वाकांक्षी जो योजना है, तो उसकी जो टनल यहाँ पे कर्णप्रयाग सिवाई में बननी थी, तो वो कल रात अचानक जो उसकी सुरक्षा दीवार है उसको टूटने से यहाँ पे बड़ा हादसा ये हो गया है। वहीं जो ये टनल की जो दीवार टूटी है, उससे जो ऊपरी हिस्सा था, जो सिवाई कर्णप्रयाग मोटर मार्ग था, वो भी 15 से 20 मीटर बह गया है। कहीं ना कहीं जो 13 से 15 से गांव यहाँ पे हैं, उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका पूरा संपर्क जिला मुख्यालय और कर्णप्रयाग मार्केट से कर चुका है, तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जी पूजा, देखिए, किसी अनहोनी का संकेत तो इसे निश्चित रूप से कहेंगे, क्योंकि वीडियो जिस तरह से हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा भयावह है। ये पूरी की पूरी टनल भी बह सकती है, इस तरह की भी हम आशंका जता सकते हैं, क्योंकि बेहद बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में। और जिस तरह से बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, ये दीवार धंस गई है 15 मीटर की। इस टनल को धंसने से किस तरह से प्रशासन रोक लगा रही है, प्रशासन का क्या एक्शन है? जी पूजा, देखिए जिस तरफ से जो टनल का सुरक्षा दीवार है वो तो बह चुकी है, लेकिन जो हमारी स्क्रीन पे इस समय वीडियो दिख रहा है, उसमें खुद आप देख सकते हैं कि क्या ये टनल की जो सुरक्षा दीवार है, जो DBL कंपनी है, कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पे जो टनल का शुरुआती दौर था, और जो गढ़वाल और पूरे उत्तराखंड में जो मानसून का पहला सत्र ये बरसात का चल रहा है, क्या अगर बरसात के शुरुआती सत्र में अगर रेलवे कंपनी की जो टनल है उसकी सुरक्षा दीवार ही बह गई हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े सवाल निशान उठ सकते हैं कि क्योंकि जब यहाँ पे रेल आएगी, रेल लाइन यहाँ पे बिछेगी, यहाँ पे ट्रेनें आएंगी, तो क्या यहाँ पे सुरक्षा कंपनी के द्वारा की जाएगी, एक अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी पूजा, आसपास के गांव पर इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है? चूंकि देखिए आवाजाही तो निश्चित रूप से प्रभावित हुई होगी। जी पूजा, देखिए जो टनल का
सुरक्षा दीवार है वो ढह गई है। उसके कारण जो सिवाई कर्णप्रयाग मोटर मार्ग है वो भी कम से कम 10 से 15 मीटर ढह चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अभी प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची थी और हमारी जिला स्तरीय टीम यहाँ पे पहुंची थी, आपदा प्रबंधन की टीम यहाँ पे पहुंची थी। तमाम व्यवस्थाएं को देखते हुए यहाँ पे जेसीबी मशीन, तमाम मशीनें यहाँ पे पहुंचाई जा रही है, जिससे कि सड़क खोलने का कार्य शुरू किया जाए और जो ग्रामीणों को उचित मदद देने की बात यहाँ पे की जा रही है। जी पूजा। ठीक है, तो देखिए लगातार ये बारिश हो रही है, जिस तरह से ये टनल की जो सुरक्षा दीवार है वो धंस गई है। सिंचाई के पास की सुरक्षा दीवार धंसी है, करीब करीब 15 मीटर की इसकी लंबाई बताई जा रही है और निश्चित रूप से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक अनहोनी का संकेत भी इसे माना जा रहा है। शुक्रिया करेंगे नीरज आपका जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में बीते 5 दिन से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण पूरा जनजीवन प्रभावित हो गया है। उत्तरकाशी में बारिश और भूस्खलन के चलते 18 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। तेखला महिडांडा मोटर मार्ग पहाड़ी से हुए भूस्खलन कारण बंद हो गया है, जिसके चलते आईटीबीपी के स्कूली बच्चों के वाहन मार्ग में फंस गए हैं। हालांकि बच्चों को अब निकाल लिया गया है और आपदा कंट्रोल रूम में सूचना देने के बाद मार्ग खोलने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है और आगे उसके बाद मार्ग को खोला गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ये कहना है कि बारिश के कारण जो भी मार्ग बंद हो रहे हैं उन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि सड़कों को खोला जाए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। अगस्त को कांग्रेस ने देश भर में राजभवन घेरने का ऐलान किया है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने देहरादून में राजभवन घेरने का ऐलान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 5 अगस्त को कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि आज आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है कि बीजेपी सरकार में महंगाई नियंत्रण में है। सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने के लिए ही कांग्रेस ने राजभवन कूच का ऐलान किया है। महंगाई के खिलाफ पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, आवश्यक वस्तुएं दूध से लेकर छाछ से लेकर आटे से लेकर कफन से लेकर सब चीजें इस देश के अंदर जीने मरने की वो इतनी महंगी कर दी हैं कि आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। 5 अगस्त को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश मुख्यालय से हमारे हजारों साथी राजभवन घेराव के लिए राजभवन कूच करेंगे। प्रदेश के तमाम बड़े नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, सारे सीनियर लीडर्स, सारे एमएलए उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। हम लोग जनता की जो पीड़ा है, जनता का जो दर्द है, उसको लेकर के 5 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन के तहत उत्तराखंड में भी राजभवन घेराव कर रहे हैं।
हल्द्वानी में नैनीताल जिला योजना की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य सहित नैनीताल, रामनगर, लालकुआं और हल्द्वानी के विधायक मौजूद रहे। जिला योजना की बैठक में जिले के विकास कार्यों को लेकर 51 करोड़ 51 लाख का बजट आवंटित किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री को विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया और विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने का अनुरोध किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जिला योजना के बजट की मंजूरी मिल गई है और अब नैनीताल जिले में विकास कार्यों में तेजी आएगी। हालांकि हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि विधानसभा की समस्याओं के अनुरूप बजट कम है और यदि सरकार जनहित के मुद्दों पर आंख बंद करके रखेगी तो सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। नैनीताल की जिला योजना की आज बैठक हुई। 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि के साथ में उसको बजट आवंटित हुआ। उस बजट आवंटन में हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में जो पुराने अवशेष कार्य थे उस मद में धनराशि अवमुक्त की गई। नवाचार में भी धनराशि अवमुक्त की गई है। सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे डीपीसी मेंबर आज इस बैठक में उपस्थित रहे और सर्वसम्मति के साथ में जनपद नैनीताल के विकास के लिए सबने अपनी सहमति प्रदान करी। जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि भविष्य में जिला योजना की बैठक जब आहूत होगी तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी उनके कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं उसी प्रकार से पूर्व में ही हमारी जो बुकलेट होती है उसी में ही पूर्व में ही उनके प्रस्ताव लेते हुए उनको स्थिति से अवगत कराते हुए उनके प्रस्तावों को लेने का काम करें ताकि समय रहते हुए उनकी योजनाएं स्वीकृत हो सकें। में गड्ढे हैं, पेयजल की आपको बहुत बड़ा संकट यहाँ चल रहा है, ट्यूबवेल लगातार फूक रहे हैं, तो इस वजह से एक दबाव है। हमारे नाले उफान में आ जाते हैं, आपदा की वजह से आर्थिक नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। रॉयल्टी की कीमतें इतनी बढ़ी कि गौला का जो व्यवसाय है वो भी नीचे जा रहा है। तो जो समस्याएं आर्थिक सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए हमने भी कई सारे विषयों पे बात करी। हमारा पहला काम देखिए समन्वय बैठाना सरकार से जनहित में, और अगर सरकार लोकहित के ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं इन विषयों में अपनी आंखें मूंदेगी तो फिर हमें उनको जगाना और विरोध करना हमारा दायित्व है। जी नहीं, देखिए नालों की सफाई नगर निगम बॉस बन रहा है पूरे शहर का। अतिक्रमण ये वो के नाम पर गरीब लोगों को और लोगों की प्रताड़ना करना, नक्शे रोक देना, वसूली करना, मार तमाम धंधे चल रहे। एक नालों की सफाई जिसमें 18 लाख का बजट स्वीकृत है, 2 महीने पहले बारिश से होना चाहिए, वो आज तक ये क्यों नहीं करा पाए? तो ये उनसे सवाल पूछना और विरोध करना भी देखिए लाजमी। हम अगर हमारे सत्ता पक्ष होता तो नगर निगम हमारे अनुसार नालों की सफाई इस समय कर रहा होता। हम विपक्ष में बैठे हैं तो वहाँ जो अधिकारी हैं जिनसे संचालित हो रहे हैं उनका दायित्व है कि वहाँ तुरंत नालों की सफाई पे निर्देश। पुलिसकर्मियों के लिए 40-100 पे ग्रेड लागू करने की मांग को लेकर उनके परिजनों का आंदोलन भारी पड़ गया। डीजीपी अशोक कुमार ने परिजनों के आचरण को नियमावली के खिलाफ बताते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। डीजीपी का ये कहना है कि पुलिस बल अनुशासित बल होता है और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी का कहना है कि पुलिस और उनके परिजन संयम रखें और उनकी मांग को शासन को भेजा गया है। दरअसल पिछले दिनों पुलिस के परिजनों ने पत्रकार वार्ता की थी जो कि डीजीपी को नागवार गुजरी थी। उन्होंने उन 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जिनके परिजनों ने 4600 पे ग्रेड के लिए पत्रकार वार्ता की थी। मामले में उत्तरकाशी, चमोली और 2 देहरादून में तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। घटना के बाद से पुलिसकर्मियों के परिजन गुस्से में हैं और उन्होंने आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी है। ग्रेड बी का प्रकरण था, हमने उनकी मांग को शासन को प्रेषित किया हुआ है, वो शासन उस पर निर्णय लेगा। इसके बावजूद पुलिसकर्मी कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं कर सकते। इस तरह से उनके परिजनों का मीडिया में जाना सरकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है, उसी के तहत ये कार्रवाई। मैं पुलिसकर्मियों से भी अपील करता हूं कि अपनी उसको मांग को एक दायरे में रखें और किसी भी रूप में अनुशासन नहीं होता। तो पुलिसकर्मियों के लिए 4600 पे ग्रेड लागू करने की मांग को लेकर उनके परिजनों का आंदोलन भारी पड़ गया। डीजीपी अशोक कुमार ने परिजनों के आचरण को नियमावली के खिलाफ बताते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। डीजीपी का ये कहना है कि
पुलिस बल अनुशासित बल होता है और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी का ये भी कहना है कि पुलिस और उनके परिजन संयम रखें। उनकी मांग को शासन को भेजा गया। दरअसल पिछले दिनों पुलिस के परिजनों ने पत्रकार वार्ता की थी, जो कि डीजीपी को नागवार गुजरी और उन्होंने उन 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिनके परिजनों ने 4600 पे ग्रेड के लिए पत्रकार वार्ता की थी। मामले में उत्तरकाशी, चमोली और 2 देहरादून में तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना के बाद से पुलिसकर्मियों के परिजन गुस्से में हैं। उन्होंने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। और बात करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, 4600 पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है, क्योंकि 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल पूजा, देखिए ये मामला काफी दिनों से था। पहले भी पुलिस कर्मियों के परिजनों ने लगातार देहरादून में प्रदर्शन किया और सैकड़ों की संख्या में परिजन जुटे। तब पुलिस कोई कार्रवाई उस समय कर नहीं पाई थी, बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर बना था और तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, उन्होंने पुलिस कर्मियों के परिजनों को बुलाया था, उनसे वार्ता की थी और उनको आश्वासन दिया था कि वो 4600 का ग्रेड पे देंगे। यहाँ तक बात हुई थी कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत कुछ उनके सामने एक प्रारूप भी रखा गया था, जिसे पुलिस कर्मियों के परिवारों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। उसके बाद जब चुनाव हुए तो बाकायदा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी मेंशन किया कि पुलिस कर्मियों को ग्रेड पे दिया जाएगा और 4600 का ग्रेड पे दिया जाएगा। 4 महीने हो गए सरकार को। पुलिस कर्मियों का कहना है कि हमारी सरकार ने कोई सुध नहीं ली, इसलिए उनको आंदोलन की राह पर आना पड़ा। लेकिन पूजा, वर्दी जहां यूनिफॉर्म पहनी जाती है, वहां पर नियम कानून कुछ और हो जाते हैं। आप कहीं भी सरकार या अपने संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन में नहीं उतर सकते हैं। इसलिए पुलिसकर्मी न उतर के उनके परिजन उतर रहे थे, लेकिन जो आचरण सेवा नियमावली है वो पुलिसकर्मियों के परिजनों पर भी लागू हो गई है और इसके तहत ही ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस कहती है कि वो पुलिस और पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ हैं, वहीं बीजेपी कहती है कि पुलिसकर्मी भी हमारे हैं, उनके परिजन भी हमारे हैं, रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार एक्शन ले चुकी है। पर ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि अगर आप आगे ज्यादा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरीके की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। वो अलग बात है पूजा कि फिर पुलिस कर्मियों के जो सस्पेंड हुए पुलिसकर्मी हैं, उनके परिजन फिर गांधी पार्क में आए, बारिश में भीगते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया और साफ तौर पर सरकार को कहा कि 13 अगस्त को फिर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा, यानी कि सभी लोग आएंगे और 4600 के ग्रेड पे को लेकर परिजन फिर से प्रदर्शन करेंगे। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जल्द ही इसमें हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है कि इस तरीके का गतिरोध सरकार के साथ सही नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस कर्मियों के परिजनों के को लेकर के पुलिसकर्मी पर कोई असर पड़ता है तो सीधा सीधा उसका असर धीरे धीरे सभी लोगों पर पड़ता है और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति आक्रोश भी इससे हो सकता है। तो इसे देखते हुए बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। और जिन 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, अब उनके लिए क्या तैयारी होगी? क्योंकि देखिए उनके जो परिजन है वो भी आत्मदाह की यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं और अगर वाकई ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पर सरकार के लिए पैदा हो सकती है। देखिए इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वरिष्ठ अधिकारी भी बीच में आ गए हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय ऑलरेडी है वो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे, क्योंकि पुलिस कर्मियों के परिजनों में अगर आक्रोश होता है तो उसका इम्पैक्ट पुलिस कर्मी पर भी पड़ता है। अगर एक साथी सस्पेंड होता है, क्योंकि जो 4600 का ग्रेड पे है वो काफी ज्यादा पुलिस कर्मियों का मामला है, तो ऐसे में सरकार भी इस बात को समझती है कि इस आक्रोश को आगे न बढ़ने दिया जाए और इसका कुछ ना कुछ समाधान किया जाए। तो इसी को देखते हुए जैसे मैंने आपको कहा कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जरूर इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और कोई ना कोई बीच का रास्ता उनके माध्यम से निकाला जाएगा, क्योंकि ये गतिरोध राज्य की कानून व्यवस्था के लिए भी और राज्य के हित के लिए भी कतई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका करेंगे ज्योत्सना जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। उधर इस पूरे मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसौनी का ये कहना है कि यदि पुलिसकर्मियों के परिजनों ने अपना हक मांगा था तो उन्होंने क्या गुनाह किया? आखिर पुलिसकर्मियों के निलंबन की कार्रवाई गले से नहीं उतर रही।
और कहीं ना कहीं सरकार की संकीर्ण मानसिकता दिखाता है कि आखिर जो व्यक्ति आपके कानून को सुदृढ़ कर रहा है, कानून व्यवस्था देख रहा है, दूरस्थ अंचलों में पोस्टेड है, अपने परिवार से दूर है, उसको किस बात की सजा आप दे रहे हैं? आखिर अपने अधिकार की, अपने हक की लड़ाई लड़ना भी क्या अब मुहाल हो गया है इस सरकार में? उनके परिजन, उनकी धर्मपत्नियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने हक की लड़ाई के लिए। 3 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बाहर पोस्टेड हैं, उनकी पत्नियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भला उनकी नौकरी से क्या वास्ता, उनको क्यों सस्पेंड किया गया, ये तो जवाब कम से कम डीजीपी को और मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि किस बिना पर, किस बेसिस पर आज वो जहर खाने के लिए मजबूर कर दिया आपने। वो तीनों महिलाएं बहुत शीघ्र जो है धरने पर बैठ रही हैं और एक ने तो यहां तक कहा कि मैं अपने बच्चों को डीजीपी ऑफिस में छोड़ दूंगी और घर जाकर अपने आप को फांसी लगा लूंगी, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उधर इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि किसी भी कीमत पर पुलिसकर्मियों के साथ अन्याय नहीं होगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जोगरान का कहना है कि पूरे प्रकरण को सरकार देख रही है और ग्रेड पे 4400 किए जाने के मामले पर भी सरकार गंभीरता से चिंतन मनन कर रही है। सारे पहलुओं को देखने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। जो ग्रेड पे के लिए संघर्ष कर रहे हैं पुलिस के परिजन, हम उनके साथ हैं और कैसे न कैसे येन केन प्रकरण सरकार से बातचीत करके ये जो असमंजस की स्थिति है इससे बाहर निकलेंगे और जो पुलिस कर्मियों का अधिकार है उसका थोड़ा परीक्षण कर लें। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 माह पहले भी स्पष्ट किया था कि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इस पे न्यायिक प्रक्रिया जो भी है, जो भी नियम है और संवेदनशील होकर काम करेंगे। हम निश्चित रूप में इस काम को सरकार करेगी। अब थोड़ा समय लगता है, सरकार को समझना है क्या है, सरकार को पुलिस के साथ साथ अन्य जो 32, 34, 38 महकमे हैं वो भी सब देखना होता है कि तत्काल इधर करेंगे तो उधर आवाज उठेगी, फिर उधर आवाज उठेगी। लेकिन इन पुलिस कांस्टेबलों के साथ जो 46 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, 4600 की, अन्याय नहीं होगा, रास्ता निकाला जाएगा, समाधान होगा। परिजनों को भी जो मुकदमे लगे हैं जिसके कारण जो लोग सस्पेंड हुए हैं उन पर भी विचार किया जाएगा, किन परिस्थितियों में सस्पेंड हुए हैं। क्या कर्मचारी जो फोर्सेस होते हैं, सुरक्षा बल होते हैं, उनके अंदर जो कर्मचारी आचरण नियमावली है, सेवा नियमावली, क्या ये उसके दायरे में है या उससे बाहर है? निश्चित रूप में सबको संवेदनशील ध्यान करके, सबका ध्यान, सबका साथ, सबका विकास करते हुए इसी दृष्टि के साथ ये हमें विश्वास है और हम आगे बढ़। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य लोग भी अभी एसटीएफ की रडार पर हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। और अभी तक एसटीएफ ने 89 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। डीजीपी अशोक कुमार का ये कहना है कि पूरे घटनाक्रम में वो नजर बनाए हुए हैं और जब तक मामले के सभी आरोपियों को जेल नहीं भेजा जाता तब तक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पूरी विवेचना हो जाने के बाद पारदर्शिता के साथ इस मामले को सामने रखा जाएगा। जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, उत्तराखंड पुलिस हमने इसको शुरू से इसके प्रति गंभीर है, संवेदनशील है और हमने पहले दिन से ही विवेचना की गंभीरता को देखते हुए इसे एसटीएफ को दिया था। अभी तक हमने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी रूप में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विवेचना होने के बाद 100% डिटेल्स पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने रख दी। उत्तराखंड सरकार ने मंकी पॉक्स के संभावित खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। उन्होंने कहा कि हालांकि उत्तराखंड में अभी तक किसी तरह का मंकी पॉक्स का कोई भी केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी तक केस जल्द रिकवरी भी हो जा रही है। पहली और दूसरी डोज करीब लोगों पर लग चुकी है। बूस्टर डोज का अभियान तेजी से चल रहा है। देखिए, कोविड के जो पहली डोज है वो हमारे राज्य में 100% हो गई है, दूसरी डोज भी लगभग 100% हो गई है। अब बूस्टर डोज आजकल बहुत तेज़ी से लगाने का अभियान चल रहा है। किसी ज़िले में 50% हो गया, कहीं मिनिमम अभी 35% हरिद्वार ज़िले में थी। कल भी मैं वहाँ गया था। लेकिन जब वैक्सीनेशन के बाद लोगों पे कोविड के लक्षण तो हो रहे हैं, लेकिन कोई केस ऐसा नहीं है जिसको कोई दिक्कत हो। लेकिन फिर भी
हमारे स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के मद्देनज़र भी जो है SOP जारी कर दी है और कहीं भी अगर कोई ऐसे केस आते हैं तो सरकार जो है तुरंत उस पर जो है वहाँ दवाइयों से लेके वहाँ जो भी कमी पेशी होगी उसको पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री BC खनूरी से मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित कई विधायकों से भी विधायक आवास में उन्होंने मुलाकात की है। महेंद्र भट्ट ने पार्टी की मजबूती के लिए सरकार और संगठन के बीच तालमेल की बात कही। सभी लोगों से सहयोग की उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही जिलों का वो दौरा करेंगे। सभी जिलों में जाऊंगा, वहाँ की जिला टोली के साथ बैठूंगा और टीम जो भी होगी वो सबकी सहमति से होगी। क्या किस तरह का मिश्रण उसमें देखने को मिल सकता है? उसमें जो वरिष्ठ हैं उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, युवाओं का भागीदारी भी होगी, क्या महिलाओं की? देखिए बीजेपी है जिसमें सबका समायोजन रहता है। संगठन जो है हमारे यहाँ सब प्रकार का आरक्षण की व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए चाहे समाज का हर वर्ग को संगठन प्रतिनिधित्व देता है। आपने पहले भी टीम देखी, बाकी टीम आपने देखेंगे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com।